नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण न्यूज जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे विश्व अस्थमा दिवस की, देन भारत का पहला मानव रहित बम वर्षक विमान गोल्डीन। तो ये सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे की, तो ये आपका 7 मई को मनाया गया। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष जो आपका मई आता है, ठीक है, उस मई के फर्स्ट वीक में आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है मंगलवार को। तो इस बार जो आपके मई में जो मंगलवार पड़ा है वो आपका 7 मई को पड़ा है, इस वजह से मनाया जा रहा है आपका 7 मई को। ठीक है, वैसे ये प्रत्येक वर्ष कैसे मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो अस्थमा की जो बीमारी है बेसिकली उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। अस्थमा आप सभी जानते होंगे कि जिसको बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आने लगती है, तो एक पंप वो यूज करते हैं उसके लिए कि बहुत लंबी लंबी सांस आने लगती है, तो उसी को हम अस्थमा बीमारी कहते हैं। तो उसका देखभाल के बारे में लोगों को जागरूक करना है कि कैसे हमें अस्थमा पेशेंट्स को ट्रीट करना है। पहली बार जो इसका आयोजन है वो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा 1998 में किया गया था। तो कब किया गया था? 1998 में किया गया था। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस की जो थीम रखी थी वो अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण रखी थी, यानी कि अस्थमा जो है उसकी शिक्षा से रिलेटेड लोगों को जागरूक करना है, इसकी ये थीम रखी गई थी। तो आपको पता चल गया कि थीम क्या है। देखिए, कोई भी डे होता है, कई बार जो होता है आपके एग्जाम में वो डे का थीम पूछ लेते हैं, इसलिए जब भी मैं इस तरीके की न्यूज लेती हूँ थीम जरूर लिखती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं अस्थमा के बारे में कि कैसी ये बीमारी है। बेसिकली ये आपके लंग्स से जुड़ी हुई होती है, फेफड़ों की बीमारी है और ये सबसे आम गैर संचारी बीमारियों में से एक है। यानी कि ये क्या होती है, एक से दूसरे में इस प्रकार से ऐसे संचरित नहीं हो जाती है, गैर संचारी है। आगे बात करें, इसमें श्वसन नलिकाओं में सूजन उत्पन्न होती है और संकुचन हो जाता है, जिसके कारण आप खांसी और सांस लेने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अस्थमा होने के जो प्रमुख कारण है वो धूल के कण, प्रदूषण, धूम्रपान और एलर्जी हो सकता है। आगे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए भी, क्योंकि ये भारत का पहला यहाँ पर क्या बताया गया है, मानव रहित यहाँ पर बम वर्षक विमान है। यहाँ पर इसको कोई भी मानव ड्राइव नहीं कर रहा होगा, ड्राइव इन द सेंस कि उसको उड़ान ही रहा होगा। ये अपने आप से ही जहां पर भी युद्ध क्षेत्र में आवश्यकता होगी ये बम की वर्षा कर सकता है। ऐसे इसमें टेक्नोलॉजी और सिस्टम फीड किए गए हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, क्या है, किस लागत में बनाया गया है, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले ये जो विमान था इसको बनाने में क्योंकि हम किससे बनाते थे, अमेरिका वगैरह से एक्सपोर्ट करते थे या फिर बनवाते थे, तो उसमें आपके 250 करोड़ रुपीस इंडिया के खर्च होते थे। लेकिन भारत ने इसको बनाया है मेक इन इंडिया मिशन के तहत और ये सिर्फ 25 करोड़ में आपका बनकर के तैयार हो गया है। तो आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा इसमें डिफरेंस है। तो बनाया किसके तहत गया है? मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। यह विमान को बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस में निर्मित किया गया है। ठीक है, और ये भारत का पहला बम वर्षक मानव रहित विमान है जिसका नाम क्या है, FWD-200B। आगे बात कर लेते हैं, ये विमान की जो पेलोड क्षमता क्या होती है, किसी भी विमान की पेलोड क्षमता, यानी कि वो कितने हैवी जो हथियार है अपने साथ लेकर के जा सकता है, युद्ध से संबंधित जो हथियार है वो कितने हैवी अपने साथ लेकर के जा सकता है। तो इसकी क्षमता 100 किलोग्राम है, यानी कि 100 किलोग्राम तक जो भी हैवी हथियार, उसके साथ बम, ये सारी चीजें उनको अपने साथ लेकर के जा सकता है। ठीक है, इसमें हवाई हमले के लिए हथियारों को ले जाने में सक्षम बनाती है। यह एक बार में 12 से 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यदि एक बार इसने फ्लाई किया है तो कंटिन्यूअस 12 to 20 आवर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उड़ता रहेगा और इसकी जो अधिकतम गति होगी वो 370 किलोमीटर पर आवर रहने वाली है। इसे जमीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि ये जहां से भी हम इसको फ्लाई कर रहे हैं अप टू 200 मीटर्स हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यह मानव रहित विमानों के महंगे आयात पर निर्भरता को कम करेगा। जैसे मैं बताया कि पहले हम क्या करते थे कि अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन के लिए हमने 250 करोड़ रुपए खर्च किए और वही जब हमने क्या खुद निर्मित किया इसको तो सिर्फ इसकी जो कॉस्टिंग आई वो कितनी आई, 25 करोड़ आई। तो इससे भारत क्या हो रहा है, सशक्त हो रहा है और भारत मेक इन इंडिया के तहत ये जो अभियान चला रहा है इससे भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा भी मिल रहा है और बचत भी हो रही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम गोल्डीन के बारे में, क्यों चर्चा में है। गोल्डीन से आपको इतना समझ में आया होगा कि गोल्ड से रिलेटेड कोई चीज है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जो
आविष्कार आप कह सकते हो, गोल्डीन बनाया गया है, इसी को हम जानेंगे। तो हाल ही में स्वीडन के जो शोधकर्ता थे उन्होंने गोल्डीन बनाया है। तो बनाया किसके द्वारा गया है? स्वीडिश शोधकर्ताओं के द्वारा। गोल्डीन सोने की एकल परमाणु परत है और यह लगभग 100 नैनोमीटर मोटी है, जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सबसे पतली सोने की परत से लगभग 400 गुना पतली है। जो अभी आप देखते हो ना कि 1 तोला सोना, कई लोग कहते हैं कि आप 1 तोले सोने में ना इतने सारे जेवर तैयार कर दो, तो वैसे भी सोना जो है वो बहुत हल्का होता है। ये जितना व्यावसायिक रूप से सोना बेचा जा रहा है, यानी कि आपने कोई सोना खरीदा जो बहुत ही लाइट वेटेड है, ये उससे भी 400 गुना पतली परत इन्होंने निकाली है सोने की, और इसी को नाम क्या दिया है? गोल्डीन नाम दिया है। अच्छा, इतना पतला परत इसका क्यों डेवलप किया गया, क्या रीजन था, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो इसके निर्माण में जो बेसिकली विधि यूज करी गई है वो प्राचीन जापानी स्मिथिंग तकनीक से प्रेरित मुराकामी के अभिवर्ग के एक संशोधित संस्करण का उपयोग करके किया गया है। ठीक है, यह मोटे त्रिआयामी सोने की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां विद्युत चालकता के कारण सोने का उपयोग किया जाता है, अब वह सोने की कम मात्रा वहां पर आवश्यक होगी। यानी कि आप सभी को पता है कि सोने में जो विद्युत की चालकता है वो अच्छी होती है, चांदी में और भी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन हम एल्युमिनियम के तारों का यूज करते हैं, क्योंकि चांदी के तार हम लगाएंगे तो ऑफ कोर्स क्या है, वो रातों रात लोग काट करके ले जाएंगे। तो जहां पर सोने का यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वहां पे क्या होता था, थोड़ा कॉस्टली हो जाता था। अब क्या है, हम वहां पे कम मात्रा में सोना यूज करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से इसको विकसित किया गया है, कहां पर, कि हम इलेक्ट्रिकल यूज में इसको ले सके। ठीक है, भविष्य में इसका अनुप्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड रूपांतरण, हाइड्रोजन उत्पादन, उत्प्रेरक और हाइड्रोजन उत्पादन तथा जल शोधन आदि में भी किया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं हम किसकी, तो है आपकी मुंबई सिटी एफसी ने जीता इंडियन सुपर लीग। तो इसके बारे में बात करेंगे, किसके द्वारा जीती गई है, तो मुंबई सिटी एफसी फुटबॉल क्लब ने इसको जीत लिया है, इसलिए चर्चा में है। हराया किसको है, तो कोलकाता को हराया गया है। ठीक है, हराकर इंडियन सुपर लीग 2023-24 का इन्होंने खिताब जीता है। यह मुंबई सिटी एफसी का दूसरा खिताब है। आगे बात करें, फाइनल मुकाबले में इन्होंने कोलकाता को हराया, जैसे मैंने आपको बताया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और ये जो खेला गया था वो कहां पर खेला गया था, कोलकाता के स्टेडियम में ही ये फाइनल मुकाबला आपका हुआ था। ठीक है, इंडियन सुपर लीग ISL, तो यह भारत का घरेलू पुरुष फुटबॉल क्लब आधारित एक टूर्नामेंट है। बेसिकली इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2014 में की गई थी, और इसे वर्ष 2019 में फीफा और एशियाई फुटबॉल संघ ने भारत की शीर्ष स्तरीय घरेलू फुटबॉल लीग के रूप में मान्यता दे दी थी। इससे मुझे वर्ष 2014 देख करके एक चीज याद आई कि कल या परसों मैंने आपका एक GI टैग से रिलेटेड कोई न्यूज कवर किया था, और गलती से मेरे मुंह से 2014 फर्स्ट जो भारत का GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को, वो निकल गया था। बेसिकली वो आपका 2004 में दिया गया था। तो उसके बाद जब मैंने कमेंट्स देखे तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए थे कि वो 2004 में दिया गया था। तो वो बाय मिस्टेक, कभी कभी इंटेंशनली आप नहीं बोलते हो, बाई मिस्टेक हो जाता है, तो वो 2004 आपका राइट था, बट मेरे मुंह से 2014 निकल गया था। ठीक है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें विभिन्न शहरों में स्थित 12 फुटबॉल क्लब भाग लेते हैं बेसिकली। आगे बात कर लेते हैं जोस मुलिनो की, जो कि पनामा के क्या बनाए गए हैं, नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो ये पनामा के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इससे पहले ये पनामा में क्या थे, सुरक्षा मंत्री रह चुके थे। बात करेंगे थोड़ा सा पनामा की, तो बेसिकली ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा पनामा का। ये किससे इसकी बाउंड्री टच होती है, तो एक साइड कोलंबिया से इसकी बाउंड्री टच होती है, दूसरी साइड ये कोस्टा रिका से इसकी बाउंड्री टच होती है। ये पैसिफिक ओशियन को मर्ज कर देता है किसके साथ, अटलांटिक महासागर के साथ, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है आपका पैसिफिक ओशियन, इधर साइड आपका पड़ जाएगा अटलांटिक महासागर। यह विश्व का एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। ठीक, इसकी जो राजधानी है वो पनामा सिटी कही जाती है, और इसकी मुद्रा जो है वो है आपकी बालबोआ। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देती है। आगे बात कर लेते हैं, करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर चुनी गई हैं, इसलिए यह चर्चा में। देखिए, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर को अपना नेशनल एम्बेसडर चुना है। यूनिसेफ का कार्य क्या होता है आप सभी को पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे यदि बहुत ज्यादा गरीब हैं, जो इस तरह से पिछड़े देश हैं, वहां पर कार्य करना है, बच्चों को शिक्षा देनी है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करना है, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करना है। तो इससे रिलेटेड यह वर्क करता है और उस स्तर पर लोगों को विकसित करता है कि वो वहां पर जाकर के कोई कार्य कर सके।
ठीक है। करीना कपूर वर्ष 2014 से यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हैं और लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता, बुनियादी शिक्षा, टीकाकरण और स्तनपान के मुद्दों पर काम इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के बारे में। तो ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, ठीक, जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करती है, उनकी शिक्षा से रिलेटेड, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए की गई थी और कब 1946 में की गई थी। यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शोध रिपोर्ट भी जारी करता है। आगे बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है। तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है, यूएसए में बेसिकली पड़ता है। यह एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित होता है जिसमें आपके 36 सदस्य मौजूद होते हैं। ठीक है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। 3 वर्ष बाद दोबारा से क्या है, ये नियुक्त होते हैं। इसे वर्ष 1965 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। यूनिसेफ के साथ साझेदारी के लिए भारत में जो नोडल एजेंसी है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, जो भारत की तरफ से यहाँ पर नोडल एजेंसी है, साझेदारी करती है। अंत में आप सभी के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सभी आंसर देते हो आजकल, उसके लिए थैंक यू सो मच। आंसर ज्यादा से ज्यादा दिया करिए और शेयर भी किया करिए। अगेन मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि यदि कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, जैसे आप लोगों ने बोला कि साइंस की कुछ न्यूज़ आप रखा करिए, तो साइंस की मैंने आपको बताया कि कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेन करनी होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम IAS वाले चैनल पर एक्सप्लेन कर देते हैं जाकर के पूरा डिटेल में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो जाकर के। तो और अगर आपकी कुछ इच्छाएं हो, ख्वाहिशें हो, तो आप बता सकते हैं। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जरूर दीजिएगा। पनामा नहर किसको जोड़ती है, यहाँ पर पूछ रहा है। प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर को दक्षिणी चीनी सागर से, प्रशांत महासागर को फ्लोरिडा की खाड़ी से और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, तो आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।